तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10 प्रीलिम्स फॉर IAS का फटाफट स्टार्ट करेंगे। ओके, व्हाट इज इट आस्किंग? मतलब पहले कलर सेट कर लेते हैं, नेगेटिव, ग्रीन और वायलेट एक्सप्लेनेशन। ओके फाइन, तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ invisible hand in relation to economy entails in which of the following? अब invisible hand, unobservable market force, हाँ हो सकता है, लेकिन इनविजिबल हैंड, अनरजिस्टर्ड फर्म्स इन द मार्केट, डिस्टेबलाइजेशन, ये डिस्टेबलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बस इनविजिबल हैंड पूछ रहा है। वो गवर्नमेंट, मतलब स्पेसिफिकली एक फर्म ही होना है या गवर्नमेंट ही होना है या ब्लैक मार्केटिंग का होर्डिंग ही होना है, नहीं है वो, बस इट इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, और जेनेरिक का आंसर ये होगा an unobservable market force that helps the demand and supply of goods to reach equilibrium automatically. Let's go to the second option. The factor cost of a good include, factor cost क्या क्या आता है? Land, labor, capital and entrepreneurship. अब labor यहाँ पे आता है, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल यहाँ पे आता है, टैक्सेस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे टैक्सेस है क्या? नहीं है ना टैक्सेस, तो टैक्सेस नहीं है। 3 निकालो, 1 2 डालो और आंसर हमारा 1 2 आ जाएगा। Let's go to the third question. Consider the following statements. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase. Market demand कब कब increase होता है? If we get to know that, then that's it. Market demand increase होता है जब prices of the related goods is increased, या income is increased, या expectations is increased, या number of buyers are increased, या preferences are increased. Alright, so चलो ठीक है, let's see the options. Price of the substitute increases. अब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस मतलब अभी दो आइसक्रीम है, एक अमूल बटर है और एक तो कोई आदित्य बटर है, बोल के आदित्य बटर है। अगर इस बटर का प्राइस सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली इसका प्राइस कम रहेगा, तो इसका डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा। इट इज ट्रू। सेकंड, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब सोचो कि अभी एक आइसक्रीम बना रहे हैं, आइसक्रीम बनाने के लिए कप चाहिए, इस आइसक्रीम को ये नहीं तो एक कोन चाहिए। अब आइसक्रीम, एक सेकंड, अरे अच्छी तरह से और बोल बताता हूँ। आइसक्रीम है और एक कोन है, तो आइसक्रीम के लिए सोचो 30 रुपए है, कोन के लिए पहले था 10 रुपए। अब कोन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऑफ दिस आइसक्रीम, ऑलराइट। तो इफ दिस 10 रुपीज इज कमिंग टू 20 रुपीज, देन ऑफ कोर्स द ओवरऑल प्राइस विल इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज। तो if the price of the complementary, then demand will decrease, it will not increase। तो दो को निकालो, और अगर दो को निकाल दिया तो बचा 1 4 1 2 1 3 4। और प्राइस फॉल्स, ये तो जेनेरिक है, अगर प्राइस कम हुआ तो ऑब्वियसली डिमांड भी ज़्यादा होगा, सप्लाई विल ऑल्सो कम अप। ऑलराइट, तो when it comes to number 3, let's see, the good is an inferior good, ऑलराइट, एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। ये नहीं बताना चाहिए था सेकंड ऑप्शन। एक्चुअली जब इनकम अगर बढ़ गया तो बंदा इंफीरियर गुड को क्यों जाएगा, बंदा तब सुपीरियर गुड को जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, सो द आंसर इज 1 and 4। ओके, चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पूरा का पूरा बेचना नहीं है, कोई पार्ट बेचना है। जैसे कि अभी LIC IPO चल रहा है ना, तो हाँ वहाँ वैसे लगा लो। तो चलो देखते हैं। मीटिंग बजटरी रिक्वायरमेंट्स, ऑफ कोर्स। फिजिकल बर्डन कम होता है, हाँ। रेज फंड्स टू फाइनेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ। इम्प्रूव मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल रिस्क्स, ये एयर इंडिया को रिलेट कर दो। तो दिस, तो चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, जेनेरिक स्टेटमेंट्स है, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ
Which one of the following statements is incorrect with reference to gross fixed capital formation? अब एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मैं बताता हूँ। सोचो कि एक कंपनी है, रिलायंस। रिलायंस कैसे स्टार्ट, तो पहले उन्होंने कोई स्पाइसेस से किया था, छोड़ो स्पाइसेस का छोड़ो, ऑयल का छोड़ो, जियो का ही लगा लो। ओके, जियो, जियो का टेलीकॉम ऑपरेटर सब तरफ चला रहा है। तो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिस पर्सन, अभी अंबानी ने जितना इन्वेस्ट किया है से एक्स, तो सिर्फ उतना ही नहीं है कि दैट इज नॉट द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसका फेम भी बढ़ा है ऑल ओवर इंडिया, ऑल राइट, उसका कनेक्टिविटी बढ़ा है, नाम बना है, इंटेंजिबल एसेट सब बढ़े हैं। तो उस सब एसेट का कैपिटल जो फॉर्म हुआ है ना, मतलब अगर अभी कोई सोचो कि कोई अननोन बंदा, मैं और आप उतना ही पैसा लगा के उतना ही टेलीकॉम नेटवर्क सब तरफ लगा दिए, तो हमारा नेटवर्थ कंपेरेटिवली कम ही रहेगा, क्योंकि अंबानी के साथ उसका नेटवर्थ ज़्यादा है, क्योंकि नाम भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, और बहुत सारे डीलिंग्स, दूसरे दूसरे लोगों के साथ डीलिंग्स, मतलब सब तरफ से कैपिटल फॉर्म हो गया है। तो उस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, उसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स, मतलब समझ तो आ गया होगा। इट इज नॉट अ मेजर ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, इट इज only the value of net additions to the fixed asset. It is the value of net ex- yeah, it is the value of net additions to fixed asset. तो अभी इनकरेक्ट पूछ रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट मेजर्स ओनली द वैल्यू ऑफ नेट एडिशंस टू द फिक्स्ड एसेट, दैट इज ट्रू। अभी अभी तो देखे, इट इंक्लूड्स ओनली दोज एसेट्स दैट कम इनटू द एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, इट एक्सक्लूड्स लैंड परचेजेस एंड डेप्रिसिएशन। अभी अभी हमने देखा ना कि अगर हम भी जियो का लगा दिए तो आ जाएगा क्या? नहीं, इट एक्सक्लूड्स दैट। एडिशन कहाँ पे हो रहा है? लैंड परचेज और डिप्रिसिएशन में एडिशन नहीं होता। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो अब ये देखते हैं, intangible assets but excludes tangible assets, ये गलत है। it includes both intangible and tangible, the answer is D. Let's go to question number 6. The money multiplier in an economy increases in which of the following? मनी मल्टीप्लायर, ये एक्चुअली यूपीएससी में पूछा है। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द कंट्री, आंसर इसका है। मतलब जितना ज़्यादा आप बैंकिंग हैबिट करोगे उतना ज़्यादा मनी सब तरफ मूव होते जाएगा। जितना ज़्यादा मनी मूव होता है उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो होता है। दैट्स व्हाट हैपेंस। हमारा मनी मल्टीप्लायर एक रेंज पे है, लेकिन यूएस में और भी ज़्यादा है। ओके चलो ठीक है, लेट्स सी द यू चाइना में और भी ज़्यादा है। ओके, तो लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन। Which of the following were the main causes for stagnation of Indian agriculture sector during the colonial period? colonial period अगर ऑप्शंस देखा जाए ना, तो लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज ट्रू, इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं था, लेकिन ये लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहीं से भी नहीं था। हमारा तो, हमको तो बहुत लूट लिया था यार का। आंसर 134 है। देयर वाज नो लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर लार्ज स्केल होता तो फार्मर्स वुड हैव बीन रिच। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statements is incorrect regarding Indian foreign trade during colonial period? Incorrect regarding India's foreign trade during colonial period. So more than half of India's foreign trade was restricted to Britain only. ऑफ कोर्स अगर दूसरे लोगों को उसके बारे में पता चल जाता, तो ऑलरेडी फ्रेंच के साथ झगड़ा हुआ था, डच के साथ झगड़ा हुआ था, ऑफ कोर्स वो लोग फिर से लालच क्यों देना है उनको। उनको तो बस अपने अपने आप का पेट भरवाई करना है ना। तो दिस इज एक्चुअली सैडली ट्रू। लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन। द
India was an exporter of primary produce such as raw silk and cotton and an importer of finished consumer goods and capital goods. Simple generic statement है, बच्चा बच्चा जानता है. India was not an export surplus country during the colonial period. अरे यार यहीं पे गलत कर लेते हैं हम लोग. It was actually एक्सपोर्ट सरप्लस. इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस था, लेकिन उन कमीने ब्रिटिश ना बस सब कुछ लेके चले गए सिवाय हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होते होते. और फोर्थ ऑप्शन तो फिर सही हो जाएगा ना, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है. मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज नॉट इन्वेस्टेड बैक लीडिंग टू ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. दादाभाई नौरोजी भी बोले थे एंड दैट इज ट्रू. चलो लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to नहीं नहीं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द करेक्ट आंसर इसका. क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मीनिंग क्या है कि सोचो कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब 100 यूनिट्स या 100 रुपीज़ या 100 कोई भी 100 प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितना ज़रूरत है. लाइक लेट्स से एक एक बार रेलवे को पूछता है ना कि अगर आपको 100 रुपीज़ कमाना है तो 98 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना होता है. तो बहुत ज़्यादा है. अगर किसी इंडस्ट्री को बस कैपिटल आउटपुट रेशियो सोचो कि बस 15 या 35 है, तो 35 इन्वेस्टमेंट में वो 100 रुपीज़ कमा, मतलब 35 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में 100 रुपीज़ कमा सकता है. मतलब अगर ये ज़्यादा है, चाहे जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ना करो, सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो नहीं दिखेगा ना. दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10. With reference to the economic development post independence, all right, what were the reasons for large promotion of public sectors in the Indian economy? Okay, मतलब रशिया का हमने अडॉप्ट किया था, वो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो अडॉप्शन ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज ट्रू. लैक ऑफ इनफ कैपिटल टू प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ये भी सही है. यार प्राइवेट प्लेयर्स तो सारा लूट लूट फाड़ के कर चले गए थे, जैसे अभी तालिबान हुआ है ना, वैसा था हमारा उस टाइप का इंडिया. लेकिन सभ्य थे हम लोग, ये लोग सभ्य नहीं है वैसे. हाँ चलो, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड एब्सेंस ऑफ बिग मार्केट्स टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू. कुछ था ही नहीं यार, तो क्या. चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन 11. Which one of the following statements is correct with reference to अमर्त्य सेन्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट? अब पूछ रहा है अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. तो ये बेसिक नीड्स नहीं, इनकम लेवल, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये है. लेकिन ऑल, इसका आंसर एक्चुअली अमर्त्य सेन का जो ऑप्शन है, emphasizes on expanding freedom to improve human development. मतलब खुद ह्यूमन के ऊपर फोकस करो, अमर्त्य सेन वो बोलता है. ऑलराइट, ये बेसिक नीड्स वाला ये जो है ना, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक नीड्स थे, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड ऑल दैट. और फिर ये डेवलपमेंट ऑफ इनकम सोसाइटी का, मतलब ये अमर्त्य सेन ने नहीं बोला है. इसको हम एक्सप्लेनेशन से निकाल नहीं सकते. पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं. अमर्त्य सेन क्या बोलता है, बंदे को इसका फ्रीडम, मतलब इसका फ्रीडम नहीं, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए. एक्सपांडिंग फ्रीडम टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट. ऑलराइट, तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12. इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ. अब ग्रोथ, अब सोचो ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं. तो ग्रोथ मतलब कैपिटल फॉर्मेशन आना है, मतलब पैसे आना है. चलो ठीक है. देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इन द इकोनॉमी. टेक्निकल प्रोग्रेस सब तरफ हो तो नहीं. देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ,
पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ देखो हमारे सब कितना बड़ा है, वहाँ पे ग्रोथ है क्या? डेवलपमेंट की तो दूर की बात है। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, दुबई, सऊदी अरेबिया, सब तरफ दिस इज ट्रू। अभी अभी हमने डिस्कस भी वही किया था। एंड फोर्थ ऑप्शन, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर वॉल्यूम, फिलहाल का रिसेंट एग्जांपल देख लो ना, रशिया यूक्रेन, 25% ऑफ 25% ऑफ व्हीट वैल्यू, कहाँ पे इनका ग्रोथ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन इंक्रीज इन द economic variables over a period of time is called an economic growth। सही है, नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन है और कुछ नहीं। economic development implies an upward movement of the quality of life। Yes, development is linked with quality। Economic growth only brings quantitative change। This is also true। And development brings qualitative। Generic statement है, all the four are true। No need of much discussion। Let's go to question number 14। Why? Why, despite the implementation of Green Revolution, large proportion of India's workforce continued to be engaged in the agricultural sector। ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद भी ऑलमोस्ट 42% 60% उतना ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में क्यों जुड़े हुए थे? एग्रीकल्चर एज बिकेम अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। मतलब हाँ, पंजाब यूपी में नहीं, पंजाब में, थोड़ा यहाँ पे नीचे के एक स्टेट में, दो स्टेट में हुआ था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया गलत है। ऑल ओवर इंडिया नहीं। तो अगर ये निकाल दिए ना, द इंडस्ट्रियल सेक्टर फेल्ड टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द करेक्ट वन। एंड अगर उसको निकाल भी दिए तो आ ही जाएगा 2। एंड फोर्थ थर्ड ऑप्शन, द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर वेर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव ग्रोथ अंटिल, नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव ग्रोथ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर वेर हैविंग अ स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी नहीं तो स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, नॉट नेगेटिव, इट वाज वेरी लेस। ऑलराइट, तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 14 हो गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15। द with reference to the provisions made under National Food Security Act 2013, National Food Security Act 2013, consider the following statements. The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized grains। Only बीपीएल उतना ही, क्यों? एपीएल नहीं तो थोड़ा सा बीपीएल का एक, अगर बीपीएल नहीं है लेकिन पुअर है, बीपीएल तक, बीपीएल जितना पुअर नहीं है लेकिन पुअर है, उनको सब्सिडाइज ग्रेन्स नहीं मिलना है क्या? ओनली गलत है। एक्चुअली ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, दिस एक्चुअली कवर्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन अन्नदाता अंत्योदय अन्न योजना। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वन इज लिटरली गलत, और अगर पहला वाला गलत हो गया तो 2 और 3। Let's see. The eldest woman in the household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card। This is true. Women empowerment। And with respect to the third option, pregnant women and lactating mothers are entitled to take home a ratio of 1600 calories per day during pregnancy for 6 periods। ये 600 में अच्छे गलती से पढ़ लिया, इट इज एक्चुअली 600 calories per day for 6 months and thereafter। तो ये भी गलत है, it is not 1600, it's 600। तो let's go to the answer, पता चल रहा है। Let's go to question number 16। Which of the following was not one of the reasons behind the occurrence of 1991 economic crisis? Not पूछा है। Large fiscal deficit was developed। Yes, it was। Current account deficit were mainly financed by, हाँ, लोन उधारी करो। श्रीलंका का जैसे सिचुएशन है ना अभी हमारा, उस टाइप पे वैसा हो गया था। मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट बाय आरबीआई पुशिंग डिफ्लेशन। कहाँ पे डिफ्लेशन यार, इन्फ्लेशन हुआ था। इट वाज लाइक 6.7% का इन्फ्लेशन एक ही बार जब आरबीआई ने नोट छापे ना फटाफट फटाफट,
तो वो 6.7 से लेके ऑलमोस्ट 10.3% का पर एनुअल इनकम पर एनुअल इन्फ्लेशन हो गया था। मतलब ये गलत है और पूछा है कि नॉट, तो आंसर इसका होगा सी, फोर्थ ऑप्शन। एंड इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिकम्स अ लायबिलिटी। हाँ, एयर इंडिया का हाल सभी सभी हो गए थे वैसे वहाँ पे। तो ऑल दीज आर ट्रू विच आर इन स्टेटमेंट में क्वेश्चन में फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि पूछा है नॉट। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और विच ऑफ द statements given is or correct। okay, correct पूछा है तो चलो ठीक है, सिंपल। economic decisions are made through market systems। economic decisions are made through market systems in imperative planning। ये ना जब imperative planning होता है ना, तो economic decisions are not made through market systems, rather they are made via a central authority। यहाँ पे जो होते हैं ना वो प्लान करते हैं, तो मार्केट सिस्टम नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी। इंपेरेटिव प्लानिंग में रशिया को लगाओ, चाइना को लगाओ, ऑप्शंस में लगा के पता चल जाएगा। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और कंपटीशन के जैसे होता है, तो फर्स्ट वन गलत है। इट इज़ नॉट, लिख लेता हूँ, इट इज़ नॉट मार्केट सिस्टम्स, इट इज़ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ऑलराइट, और इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है? सेकंड ऑप्शन, इंडिकेटिव प्लान रिकॉग्नाइजेस कंज्यूमर सॉवरेंटी एंड प्रोड्यूसर्स फ्रीडम। इंडिकेटिव प्लानिंग वो कंज्यूमर सॉवरेंटी एंड प्रोड्यूसर्स फ्रीडम सब रिकॉग्नाइज करता है। इंडिकेटिव प्लान मतलब जहाँ पे मिडल पाथ यूज करते हैं, कि जहाँ की प्लानिंग भी चलता है यहाँ पे और मार्केट का मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन सब चलता है। दोनों जब दोनों का बीच रास्ता जो निकालते हैं ना, उसको इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं। इम्पेरेटिव प्लानिंग जो है वहाँ पे बस ऊपर से ऑर्डर आते हैं, वैसे सोच लो। तो आंसर इसका सिर्फ 2 है। तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीपीपी, नहीं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और उसमें करेक्ट कौन सा है पूछा है। PPP exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries। That is true। Or the in terms of PPP dollars, India is the sixth largest। नहीं, थर्ड है भाई, इंडिया इज थर्ड। चाइना चाइना बड़ा है, चाइना के बाद यूएस आता है, बाद में इंडिया आता है। तो चलो आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड वाला गलत, पहला वाला सही, तो आंसर इज ऑप्शन 1। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following has occurred in agricultural sector after the economic reforms of 1991? All right, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चर हैज बीन कंसिस्टेंटली जब भी आता है हटा दो, अगर पता भी ना हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे भी कंसिस्टेंटली, मतलब यार 20 साल हो गया है क्या, वैसे ऐसे होता है कभी भी? नॉर्मल स्टॉक मार्केट भी ऐसे नहीं जाता, ऐसे 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 जाता है, या ऐसे 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 आता है मतलब कंसिस्टेंटली नहीं, नीचे गया फिर ऊपर गया, सब तरफ वही होता है। पहला वाला निकाल दो। सेकंड ऑप्शन, गवर्नमेंट सब्सिडीज ड्यू टू एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड। अरे यार, सब्सिडीज अगर डिक्लाइन हो गया ना, तो फार्म हमारे ऊपर ना WTO में इतने सारे केसेस ऑस्ट्रेलिया, ये ब्राज़ील वगैरह नहीं करते थे। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। और अगर 1 और 2 फॉल हो गया ना, बचा 3। फार्मर्स आर फेसिंग इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। ऑफ कोर्स ये ब्राज़ील वाले शुगर केन में, न्यूजीलैंड वाले, मतलब सब तरफ है। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। ये ड्रास्टिकली, कंसिस्टेंटली जब भी आता है निकाल दो, अगर कुछ पता नहीं है तो आंख बंद करके निकाल दो। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20।
Which of the following factors were responsible for high growth of services sector in India after 1991? तो availability of cheap and skilled manpower. हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब उनके यहाँ पे 1 लाख बहुत कम होता है होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे वो लोग 1,50,000 दे के काम करवाते हैं, लेकिन वही काम अगर यूएस में करना है तो उनको देना पड़ेगा अराउंड 30-35 लाख। तो क्यों, मतलब 30 नहीं, सोचो कि 10 लाख देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आउटसोर्स कर देंगे। तो या दिस इज ट्रू। हाई टैरिफ एंड टाइट कंट्रोल ओवर इम्पोर्ट्स। यार ये इम्पोर्ट्स और सर्विसेज का टैरिफ में क्या लेना देना, गलत है। टू को निकालो, अगर टू को निकाल दिया ना, 1414 सही है, तो फोर्थ इज सही है। हाई डिमांड फॉर सर्विसेज इन फॉरेन मार्केट्स, इट इज ट्रू। एंड ऑल्सो वन, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड मैन पावर। तो थर्ड ऑप्शन, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। अभी अभी तो ऑप्शन देखा ना, हमारे यहाँ पे 1 लाख को सही होता है, लेकिन वहाँ पे वो बहुत कम अमाउंट हो जाएगा। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20। विथ the weightage of the weightage of food in consumer price index is higher than the wholesale price index. The weightage of food in CPI is higher than wholesale price index. Yes, CPI में of course like CPI का weightage, एक सेकेंड, CPI का जो weightage है फूड का that is around 46%, और WPI का जो weightage है फूड में that is around 24%. So of course that is true. The WPI does not capture changes in the price of services, whereas CPI does, is also true. WPI जो है वो सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करता। एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI। अरे नहीं, WPI नहीं, CPI। it has always adopted CPI has it। ये WPI जो था ये पहले था 2014 के पहले, उसके बाद में CPI अडॉप्ट किया है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस, 1 and 2। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में डिफरेंस पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इन अ प्लान्ड इकोनॉमी the price is determined by society's evaluation of goods। प्लानड में सोसाइटी का वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ये तो मार्केट का हो गया ना, उल्टा दिया है। मार्केट इकोनॉमी द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटीज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, वेयर इन मार्केट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ना प्लान्ड इकोनॉमी, दिस इज गलत। इट इज नॉट प्लान्ड, इट इज मार्केट। द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटीज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। और अनलाइक मार्केट इकोनॉमी, फिर से ये उल्टा होगा अभी। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस आर टेकन थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय प्राइस सिग्नल्स। नहीं, ये पूरा मार्केट इकोनॉमी का ही है, ये मार्केट इकोनॉमी का है, और ये प्लानड इकोनॉमी, ये भी मार्केट इकोनॉमी का है, ये भी मार्केट इकोनॉमी का है, और ये प्लानड इकोनॉमी का है। दोनों के दोनों गलत है यार। प्लानड इकोनॉमी में द प्लानड इकोनॉमी नहीं, इन अ मार्केट इकोनॉमी द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटीज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ओके। और प्लानड इकोनॉमी में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, विच इज ऑल्सो, मतलब बहुत सारे प्लान करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं ना, उसमें से ये डिमांड एंड सप्लाई भी एक इनपुट है। ऑलराइट। और सेकंड ऑप्शन मार्केट नहीं, प्लानड इकोनॉमी में, सॉरी, ये मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस आर टेकन थ्रू कोऑर्डिनेशन
of economic activities by price signal demand and supply का normal rule। तो उल्टा दे दिया है बस कंफ्यूज करने के लिए। तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 23। आइसोक्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। आइसोक्वांट कर्व इज नथिंग बट कैपिटल और लेबर, वो बताता है मेट्रिक इन्फ्लुएंस दैट कैपिटल और लेबर ऐसा होता है। ज़्यादा कैपिटल कम लेबर, कम कैपिटल ज़्यादा लेबर। ऑलराइट, ये आइडियल पोजीशंस बीच में का कुछ आइडियल पोजीशंस वैसा होता है। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? अगर नेक्स्ट क्वार्टर का यूएस ग्रोथ नेगेटिव हो गया तो इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। दिस इज ट्रू। रिसेशन हो रहा है तो पैसा तो डालना पड़ेगा ही ना उनको। कट इन टैक्स रेट क्यों यार? रिसेशन, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट क्यों करेंगे? हाँ, टैक्स रेट कट कर सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज करेंगे? फिर से इंक्रीज इन टैक्स ये क्यों करेंगे? रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ये क्यों करेंगे? ज़्यादा नहीं, पूरा उल्टा 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 दे दिया है। सिंपल। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 25। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरली inelastic? फूड, मेडिसिन्स, पेट्रोल, डीजल, इनइलास्टिक या ऑलमोस्ट। इलास्टिसिटी मतलब डिमांड उतना कम नहीं होगा, लेकिन कॉफ़ी का डिमांड कम हो सकता है। एसेंशियल है यार ये सब। लेकिन जिसको हम निकाल सकते हैं, दिस कैन बी मेड इलास्टिक द डिमांड। तो 3 को निकाल दो बस और बाकी सब सही है। तो 1 2 4। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स are the features of a perfectly competitive market? Perfectly competitive market. So in this type of market, each firm produces different products from, अरे perfectly competitive में ना सब firm produces similar things। एक ने एक बनाया तो दूसरा भी सेम ही बनाएगा, कंपटीशन रहेगा ना। ऐसा नहीं कि एक ने कुछ बनाया दूसरा कुछ दूसरा ही बना रहा है, तो कंपटीशन कहाँ पे आ गया? परफेक्टली कॉम्पिटेटिव पूछा है तो पहला वाला गलत है, और अगर पहला वाला गलत है तो आंसर फटाक से आ जाएगा 2 3 4। Market consists of large number of buyers and sellers. True. Buyers have complete information. True. Firms can freely enter and exit. True. चलो to question number 27। फंड्स ऑफ एमपी-लैड के बारे में पूछा है। ऑलराइट, तो फंड्स ऑफ एमपी-लैड, एमपी-लैड फंड must be used to create durable assets like physical infrastructure for health and education. True. Specified portion of MP's fund must benefit SC/ST's population, 7.5% SC and 7.5% ST. That is also true. MPLAD funds are sanctioned on yearly basis. Yearly basis for, and the unused funds cannot be carried forward to the next year. ये MPLAD फंड जो है it can be carried forward। तो थर्ड ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन, the district authority must inspect at least 10% of all the works implementation. This is true. Answer is 1 to 4. Let's go to question number 28. Regarding the opportunity cost, which of the following statements is incorrect? Incorrect पूछा है। The cost of next best alternative good, एक सेकेंड, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके ऊपर से द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड दैट इज फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। मतलब सोचो कि अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक पोटेंशियल इंडिविजुअल या इन्वेस्टर है जो कि अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने में मिस आउट कर दिया, तो अभी वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सोचो कि अभी एक नदी चल रहा है, यहाँ पे नदी में एक इन्वेस्टमेंट का मतलब बोटिंग का इन्वेस्टमेंट है या राफ्टिंग का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे बंदा इन्वेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसके पास इतना ही पैसा है, ये सेम आइडियाज़ है,
बगल में एक छोटा सा लेक है, वहाँ पे भी सेम का चल रहा है और इसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था लेकिन वो मिस हो गया। यहाँ पे थोड़ा कम प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ इसलिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड दैट इज फॉरगॉन। ट्रू। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड कैन बी जीरो। हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन केस ऑफ पब्लिक गुड सिंस इट इज फ्री। नहीं यार, पब्लिक गुड में भी इट इज लाइक, मतलब अभी इसका ऑप्शन ना, जीरो का ऑप्शन, एयर वाटर एंड ऑल, नॉर्मली तो फ्री रहता है, लेकिन जब कोविड होता है उनको तब एयर की समस्या बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, वैसे लगा लो। आई मीन दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन पब्लिक गुड जो फ्री है इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है, तो वो गलत है। उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। डिफेंस, अगर एक गाड़ी में हम मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर पब्लिक गुड स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं, और अगर वो कैपिटल मतलब अगर वही कैपिटल वो ट्रांसपोर्टेशन के बजाय डिफेंस में कर दिए जैसे कि पाकिस्तान में होता है, तो ऑब्वियसली ये निकल जाएगा ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो गया ना। तो यस, द रिटर्न्स कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज। ये भी सही है क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट थिंग है ना, बेस्ट थिंग नहीं है। तो चलो, लेट्स सी with respect to question number 29. With reference to price ceiling, with reference to price ceiling in India, consider the following statements. It is only imposed on essential. It is generally imposed. It is not only, it is generally. तो पहला वाला निकाल दो ऑप्शन, और अगर पहला वाला ऑप्शन निकाल दिए तो झटाक से आंसर 2 आएगा। इट में रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस सीलिंग, दैट इज ट्रू। एमएसपी इज नॉट अ प्राइस सीलिंग। ये प्राइस के ऊपर देता है, प्राइस सीलिंग नहीं है, ऊपर का नहीं है, नीचे का है, इससे नीचे नहीं देने का। चलो, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 30. With reference to India's 5-year plans, with reference to India's 5-year plans, which of the following statement is or are correct? तो नीचे से चलते हैं। In the fifth 5-year plan, for the first time, financial sector was included as an integral part of the plan. गलत है। It is not the fifth 5-year plan. It is actually ninth 5-year plan. Ninth 5-year plan. For the first time, financial sector was included as an integral part of the plan. All right. तो 3 वाला निकालो, 2 सही है। Fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration. मतलब फोर्थ 5-year प्लान तक उनको पता चल गया कि बस यहाँ पे कंसंट्रेशन का, मतलब वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो 2 is true. First option. From second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic capital goods industries. This is also true. सेल्फ रिलायंट करना है बोल के सेकेंड 5-year प्लान में ही हमने सोचा था, फॉर द बेसिक गुड्स एट लीस्ट। तो यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31. In this market, there exists few sellers having large market shares. All right, the firms are producing few sellers. परफेक्ट कंपटीशन निकाल दो, मोनोपोली भी निकाल दो, क्योंकि फ्यू सेलर्स है, लार्ज मार्केट शेयर्स है, मतलब एक ही बंदा होता तो मोनोपोली हो जाता था ना। द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. फर्म्स अंडर दिस मार्केट आर इंटरडिपेंडेंट एंड in one fall in price of one firm affects the profits in all other firms of the industry. ये ओलिगोपोली है, जैसे कि अभी टीसीएस और इन्फोसिस लगा लो। ऑलराइट, दोनों के पास उनके खुद के पेटेंट्स है, उनके खुद के कॉपीराइट्स है, उनके खुद के एल्गोरिदम है, उनके खुद के सब कुछ है, लेकिन दोनों का डाटाबेस सेम ही है, काम सेम ही करते हैं। ऑलराइट, बहुत बड़ा बड़ा मार्केट शेयर है, फ्यू सेलर्स है, और होमोजीनियस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब सिमिलर सर्विसेज देते हैं। तो हाँ, दिस इज ओलिगोपोलिस्टिक। 31. तो
और द थिंग इज ओलिगोपोली, अगर ओलिगोपोली के बारे में बात किया जाए ना, इसके अंदर द नेगेटिव थिंग इज देयर आर बैरियर्स टू एंटर अ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, नहीं तो मटेरियल का पेटेंट रहता है, वो सब हमको कैसा मिलेगा? टीसीएस और इन्फोसिस लगा लो। और ओलिगोपोलिस्टिक का जो रहता है ना, दिस इज अ मिडल पाथ। मिडल पाथ किसके बीच, किसका मिडल पाथ? बिटवीन एक्सट्रीम कंपटीशन, ऑलराइट, बिटवीन एक्सट्रीम कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, मिडिल पाथ है। मिडिल पाथ इज ओलिगोपोलिस्टिक, ऑलराइट। तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 32 with reference to the with reference to competitive behavior and competitive structure। अब एक बात बताता हूँ, कॉम्पिटेटिव बिहेवियर और कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, कॉम्पिटेटिव बिहेवियर और कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, दे आर लिटरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑलराइट। तो अगर ये बड़ा हुआ तो ये नीचा होता है, और ये नीचे, ये बड़ा हुआ तो ये नीचे होता है। ऑप्शन में पता चल जाएगा। जनरली more competitive market structure, less competitive is the behavior of the firms। that is true यार। ये ज़्यादा कंपटीशन करके करेंगे भी क्या? ऑलरेडी मतलब प्रॉफिट कम होने लग जाएगा अगर ज़्यादा कंपटीशन करने लग गए तो। और सेकंड ऑप्शन, द ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म टू इन्फ्लुएंस द मार्केट इन विच इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट, द लेस competitive will be the market structure। This is also true। बिकॉज इसका अगर ऑप्शन, इसके बारे में अगर देखे जाए ना, तो अगर इंडिविजुअल फर्म है और वो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन मार्केट में उसका कंपटीशन, मार्केट में ओवरऑल कंपटीशन कम है, तो दिस मैटर्स। अगर ये भी कम है और ये ज़्यादा है देन ऑल्सो इट्स ओके, लेकिन दोनों कम है, इट्स नॉट ओके। दोनों ज़्यादा है, वर्कआउट नहीं होगा, ऑलराइट। तो let's see question number 33। national income of a country for a given period is equal to money of all the value of final goods and services produced। जीडीपी के बारे में पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। let's go to question number 34। type of goods, inferior, giffen, veblen। अब giffen goods are also indirectly they are inferior, लेकिन उसका सब्सटीट्यूट नहीं होता, उसका सब्सटीट्यूट नहीं होता, ऑलराइट। और गिफन गुड्स का अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, और यहाँ पे डिमांड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस, नहीं, डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस। तो सेकंड ऑप्शन इज गलत है। आंसर 1 and 3। इंफीरियर गुड्स में डिमांड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, और वेबलन गुड्स में डिमांड इंक्रीजेस विथ प्राइस। वेबलन गुड्स रिच वालों का, इंफीरियर गुड्स पुअर लोगों का। और इंफीरियर गुड्स डिमांड इंक्रीज होता है अगर कंज्यूमर का इनकम कम हुआ तो, और अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा हुआ तो वो इंफीरियर गुड के पास में जाएगा, वो सुपीरियर गुड के पास जाएगा। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू इफेक्टिव डिमांड? इनकरेक्ट इफेक्टिव डिमांड। तो by stimulating the effective demand, higher level of employment can be achieved। That is true। The principle of the effective demand supports Say's law of market। पहले से लॉ ऑफ मार्केट क्या है वही पता नहीं है तो क्या करोगे? Say's law of market says that supply जो है it creates its own demand, and that full employment equilibrium in normal situation, full employment equilibrium in normal situation। तो ये गलत है, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड क्या बोलता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है,
इफेक्टिव डिमांड जो बोलता है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऑलराइट। और सी लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर ये गलत हो गया तो ऑप्शन विल बी बी। जस्ट अ सेकंड। ओके, let's see question number 36. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development. डेवलपमेंट के बारे में पूछा है तो फिर इनइक्वालिटी आ जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा डायरेक्टली। ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, फटाक से आना चाहिए। With reference to question number 37, which of the following best explains the law of variable proportions? अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है कि अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अगर हमने एक वन इनपुट का प्राइस बढ़ा दिया, ऑलराइट, बाकी सब प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक इनपुट का प्राइस हमने बढ़ा दिया ओवरऑल इनपुट्स में, तो टोटल प्रोडक्ट लास्ट में जो बनेगा ना वो स्टार्टिंग के टाइम पे इंक्रीज होगा लेकिन बाद में डिक्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली फॉल्स। क्योंकि स्टार्टिंग मतलब सोचो पेन बनाना है, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक पहले नॉर्मल से ऐसे चल रहा है, प्लास्टिक का प्राइस ज़्यादा हो गया तो ऑलरेडी पेन का प्राइस भी ज़्यादा होगा, तो पहले थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में बहुत पैसा बढ़ गया बोल के इट विल गो डाउन। तो इसका ऑप्शन दिया है इन बी। It states that as we increase the quantity of one input, the total product increases at increasing rate at the beginning, but production falls in the later stage. That is with respect to variable proportions. Or the increase in the total production cost that comes from the making or producing one additional unit, ये marginal cost of production, marginal cost of production के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, or it states that when we apply more and more units of variable factor to a given quantity of a fixed factor, total product increases, that diminishing rate and margin product falls. ये बता रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में बता रहा है। इसका कोई कैपिटल लैंड, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा उसके बारे में। शॉर्ट रन डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट। तो हाँ, ये सब नहीं चाहिए हमको आंसर। वेरिएबल प्रोपोर्शंस का डेफिनेशन ये है, बस ये चाहिए। तो चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। Under which of the following circumstances the behavior of a consumer can be said to be monotonic? Behavior of a consumer can be said to be monotonic. Monotonic मतलब the consumer preferences are such that greater consumption of a commodity always offers higher level of satisfaction. सिंपल मतलब डेफिनेशन है, ज़्यादा अगर एक ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे और उसको उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो मोनोटोनिक है। Okay. तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39। If you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be unchanged होगा aggregate money supply में। ये लास्ट टाइम यूपीएससी में पूछा भी था। Let's go to question number 40. What would be the impact of free entry and free exit of firms while other factors are remaining same in a market? Profit will necessarily fall. अरे क्यों fall होगा? Free entry या free exit है। Will necessarily rise for old firms? नहीं, necessarily क्यों?
Profit will earn super normal क्यों normal profit earn कर सकता है? Each firm will always earn normal profit in long term. Simple generic statement है. 41 personal income is the income actually received by individual households from all sources in form of current transfer payments and factor income. That is true. पर्सनल इनकम का डेफिनेशन दिया है, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का डेफिनेशन दिया है और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का डेफिनेशन वो दिया है, wherein a country can afford to spend on consumption of goods and services during the accounting year. Answer is all 1, 2, 3. The Indian government bond yields are influenced by which of the following? 42. एक्शन बाय यूएस फेडरल रिजर्व, अगर उनका इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया तो हमारा स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगा. दैट इज ट्रू. एक्शन ऑफ आरबीआई, दैट इज ऑल्सो ट्रू. अगर हमारा बेसिस पॉइंट बढ़ा गया तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, बेसिस पॉइंट नीचे गया तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा. इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू. 1, 2, 3. लेट्स गो टू क्वेश्चन 43 विथ रेफरेंस टू द जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर क्यों? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए. Which of the following is correct? So it actually is like change in prices for all the goods and services produced in an economy changes inflation with respect to inflation. बेस जीडीपी डिफ्लेटर एक बेस ईयर को सेट करता है और कांस्टेंट कांस्टेंट प्राइस एट मतलब उस प्राइस का कांस्टेंट प्राइस वैल्यू निकालता है और करंट प्राइस का वैल्यू निकालता है और कंपेयर करता है, राइट. And one thing is with respect to GDP deflator is it does not include imported goods, and one more thing is it is goods and services दोनों के लिए GDP deflator यूज करते हैं, ओके. और उसमें बेस ईयर का यूज होता है, विदाउट नहीं, बेस ईयर का यूज होता है. चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 44. यहाँ पे क्या पूछा है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अभी अभी पता चल गया था ना, ICOR. कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? 100 यूनिट्स प्रोवाइड करने के लिए कितना यूनिट्स चाहिए? 90. ओके. 80 इवन बेटर, 70 इवन बेटर. रेलवे का एक बार 98 आया था, एक बार तो 102 आया था. नॉट वांटेड सच थिंग्स. ये तो लॉस मेकिंग हो गया. 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 102 रुपये खर्च करना है, ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो द फर्स्ट ऑप्शन, it is the relationship between the level of investment made in an economy and the consequent increase in GDP. ये incremental output capital output पूछा है, that is true. Second option, higher ICO represents less efficient use of capital, that is also true. Both are true. Answer is 1 and 2. Let's see question number 45. Which of the following can be included in foreign direct investments? FDI के अंदर कौन सा आता है? अगर 10% से ज़्यादा स्टेक किसी इंडस्ट्री में फॉरेन एंटिटी से आ रहा है देन दैट इज कॉल्ड FDI. ऑल राइट. तो लेकिन एक बात याद रखना, NRI जो है ना, दिस इज नॉट FDI. ये बस वापस पैसा भेज रहा है हमारे घर वालों को, तो दिस इज नॉट FDI. Third is FDI, Global Depository Receipt, for institutional investment with certain conditions. 10% का condition लगा लो, that is also FDI. Foreign currency convertible bonds is also FDI. Answer is 1, 2, 3. Let's go to question number 46. Consider the following statements. Production done by a foreign entity within a country is included in GDP of that country. Yes, that is true. And then GNP includes private remittances from Indian nationals outside India, that is also true. Simple definition दे रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं. NDP is used to compare economies of the world, ये गलत है. NDP सिर्फ domestic product is used domestically. तो अगर आंसर 3 गलत हो गया तो it is we are just left with 1 and 2. और हमेशा 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 GNP ज़्यादा होता है NNP में. Alright. Net national product will always be lesser than gross national product.
क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन भी निकालते हैं। इसको माइनस डेप्रिसिएशन करने से ही तो ये आता है। तो चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47 with which of the following components are included in NFIA: net factor income from abroad, net compensation to employees, net income including rent, net income, net earnings। ये जो नेट 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 आता है ना, नेट मतलब सबका सब आ जाएगा नेट NFIA में। तो ऑल ऑफ द अबव। 48th option: a family spends 25% of their income on food at an income level of 50,000 per month. If their income increases to 1 lakh, they will spend 25% less while increasing on other areas. Which of the following theories correctly describes the situation in the given above? ये एक्चुअली एग्नल्स लॉ बोल के है। एग्नल्स लॉ जो बोलता है कि when a household का इनकम इंक्रीज होता है, ऑलराइट, हाउसहोल्ड का इनकम इंक्रीज होता है, तो परसेंटेज स्पेंट ऑन फूड डिक्रीज होता है, सिंपल, ऑलराइट। और मिजरी इंडेक्स क्या बोलता है? मिजरी इंडेक्स बोलता है कि अभी हमारा ही डिस्ट्रेस लगा लो, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और जॉबलेसनेस, दोनों को मिला के कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, तो उसको मिजरी इंडेक्स बोलते हैं। फिलिप्स कर्व तो पता है, ये तो एक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में है, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सॉरी ऐसा है फिलिप्स कर्व, ऐसा होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ऑलराइट। और कुजनेट्स कर्व एक यू शेप होता है, कुजनेट कर्व जो है वो इन्वर्टेड यू शेप है, जो कि ग्रोथ और इनइक्वालिटी में बताता है। पहले स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस ऑफ द ग्रोथ में भी बहुत इनइक्वल होता है, फाइनल फेजेस ऑफ द ग्रोथ में भी बहुत इनइक्वल होता है, मीडियम फेज में ही इक्वालिटी रहेगा। ओके चलो लेट्स क्वेश्चन नंबर 49. Kuznets is with respect to inequality and growth. Phillips इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मिजरी हमारा ही लगा लो, हमारा सिचुएशन इकोनॉमी को ऐड करके। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 49. In summer, ice creams become more favorable to people. What is the likely impact of the situation on demand curve for ice cream? डिमांड कर्व राइट हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, that is the correct option. There is a rightward shift in the demand curve. All right, chalo let's see the question number 50. Which of the following statements with reference to the income inequality? So the first option, Lorentz curve measures the degree of inequality in income and wealth given in a population or a economy. That is true. Lorentz curve, ये और उसमें गिनी कोएफिशिएंट जो है, Gini coefficient, the value of 1 indicates absolute inequality. Gini 1 not favorable. Gini 0, एक सेकंड I'm sorry उल्टा बता रहा हूँ मैं। गिनी में अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी, 1 नॉट फेवरेबल, परफेक्ट इनइक्वालिटी, ऐसे याद रख सकते हो हर बार। अभी क्लास में सब बच्चे कॉम्पिट कर रहे हैं, सब बच्चे कॉम्पिट कर रहे हैं और 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, लेकिन टॉप 99.9% एक बंदा लाता है और दूसरा 99.7 99.8 वैसे कम लाते लाते लगते हैं। सब लोगों को 1 के ऊपर गुस्सा है, ऑलरेडी इनडायरेक्टली होता है ना, वैसे 3 इडियट्स का मूवी तो देखिए सब लोग, तो 1 के ऊपर गुस्सा है,
वन इज नॉट फेवरेबल, वन इज नॉट फेवरेबल, वैसे याद रख सकते हो, वन इज नॉट फेवरेबल गिनी कोएफिशिएंट में, जीरो इज परफेक्टली इक्वल, ऑलराइट, वन इज नॉट फेवरेबल एंड गिनी कोएफिशिएंट हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, इट इज फॉल्स, स्टेडीली जब भी आता है गलत है, ओके तो ये ये आंसर इज स्टिल वन, तो चलो इट्स डन, ओके चलो रखते हैं।